मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में कई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज में हमने देखा है कि किस तरह कई बार कोई ओपन एंड शट टाइप का लगने वाला केस भी सालों साल तक सॉल्व नहीं हो पाता है। वजह कई होती हैं। कई बार पुलिस लापरवाह होती है तो कई बार खुद कातिल इतना शातिर होता है कि वो अपने पीछे कोई सबूत, कोई गवाह छोड़कर नहीं ही जाता है। ऐसे केस सालों साल चलते हैं और फिर फाइलों में बंद हो जाते हैं। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को तो कभी कई लोगों को जान से मार डालता है और वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता। अपनी जिंदगी आराम से जीता है और आराम से समाज के बीच रहता है। ऐसा ही एक केस मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जहाँ एक साथ 4 कत्ल हुए, भयानक तरीके से हुए। कातिल अपने पीछे कई सबूत, कई डीएनए, कई सुराग छोड़ गया, लेकिन वो केस आज तक नहीं सुलझ पाया। क्या था ये केस और क्यों इसे जापान की आज तक की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहा जाता है, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। जापान का टोक्यो शहर, यहाँ पर इलाका है सिटागिया, शांत और खुशहाल इलाका। यहाँ लोगों की काफी चहल पहल थी। कई घर हुआ करते थे तो अच्छी खासी भीड़ भी थी। लेकिन टोक्यो प्रशासन ने सिटागिया के इस इलाके की किस्मत लिख दी थी। दरअसल यहाँ एक पार्क हुआ करता था, सोशिगाया पार्क। तो इसी सोशिगाया पार्क को बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए टोक्यो प्रशासन के पास प्लानिंग थी। इसलिए टोक्यो प्रशासन ने लोगों से उनकी जमीनें खरीदनी शुरू की और बच्चों और लोगों से भरा ये इलाका धीरे धीरे खाली होने लगा। हाल ये था कि साल 2000 आते आते यहाँ केवल 4 घर बचे थे, जिनमें से एक में मियाजावा परिवार रहता था। ये परिवार यहाँ 1991 में आया था और उसने एक तरह से अपने सामने ये सारे चेंजेस देखे थे। अपने कई पड़ोसियों को शिफ्ट होते देखा था, एक अच्छे भरे इलाके को खाली होते देखा था। साल 2000 में इस परिवार में कुल 4 लोग रहा करते थे। मिकियो मियाजावा, उनकी पत्नी यासुको, बेटी नीना जो 8 साल की थी और बेटा रेई जिसकी उम्र 6 साल थी। मियाजावा के चुनिंदा पड़ोसियों में एक यासुका की माँ भी थी। अब ये दोनों ही घर इतने आसपास हुआ करते थे कि किसी एक घर में होने वाली हलचल दूसरे घर में सुनाई देती थी। इसलिए मियाजावा परिवार ने घर को साउंड प्रूफ करवा दिया। हालांकि इसका फायदा हुआ नहीं, क्योंकि बाकी सभी पड़ोसियों की तरह ये दोनों परिवार भी कहीं और शिफ्ट होने का प्लान करने लगे थे। उन्होंने भी अपनी जमीन प्रशासन को बेच दी थी, लेकिन मियाजावा परिवार कभी भी वो इलाका नहीं छोड़ पाया और मियाजावा परिवार हमेशा के लिए सिटागिया में रह गया। या कह लीजिए कि आज भी सिटागिया का नाम आता है तो मियाजावा परिवार की याद अपने आप ही आ जाती है। दरअसल साल 2000 बस खत्म ही होने वाला था। दिसंबर का महीना चल रहा था, या कह लीजिए कि वो भी बस खत्म ही हो गया था कि इससे पहले सिटागिया के इस शांत इलाके में ऐसा कुछ हुआ जिसने इस शहर की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया और इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। 31 दिसंबर सुबह 10 बजे करीब मियाजावा परिवार के घर में सन्नाटा था। यासुको की माँ, जो मैंने बताया कि पास ही में रहती थी, तो वो कई बार घर के लैंडलाइन पर फोन कर चुकी थी, लेकिन काफी देर तक जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने घर जाने का सोचा। उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगी थी। तो यासुको की माँ जैसे ही मियाजावा परिवार के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा लॉक ही नहीं था। दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर में चारों तरफ खून ही खून था। मिकियो मियाजावा का शरीर सीढ़ियों पर पड़ा था। उन्होंने बेटी और नाती नातिन को ढूंढना शुरू किया तो एक एक कर सबकी लाश मिलती चली गई। 4 लोगों के इस परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। मिकियो जहां सीढ़ियों पर पड़ा था तो यासुको और नीना की बॉडी 2nd फ्लोर पर थी। वहीं रेई की लाश उसके बिस्तर पर पड़ी थी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। इतना वायलेंट, इतना खतरनाक और इतना खूंखार क्राइम इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। तो जैसे ही पता चला कि एक साथ 4 लोगों का कत्ल हुआ है तो ये बात हर जगह फैल गई। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है
और छानबीन शुरू करती है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब क्राइम सीन देखकर खुद पुलिस हैरान थी। हर जगह सिर्फ खून ही खून था। इस तरह का मंजर खुद पुलिस पहली बार देख रही थी। लेकिन पुलिस को एक बात की तसल्ली थी कि इस क्राइम सीन पर काफी सबूत, काफी सुराग थे जो उन्हें कातिल तक पहुंचा सकते थे। मौकाए वारदात पर कातिल के फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, उसके खून के धब्बे, यूज किया हुआ एक तौलिया, कुछ कपड़े, एक बैग और कुछ और सामान मिला था। इधर पुलिस सारे सुराग इकट्ठा करती है तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पता चलता है कि क्राइम सीन जितना भयानक था उससे कहीं ज्यादा भयानक तो वो कातिल इन लोगों के साथ करके गया था। पता चला कि इस कातिल ने सबसे पहले घर के सबसे छोटे बेटे 7 साल के रेई को मारा था। रेई सो रहा था जब उसका गला दबाया गया था। रेई के ही कमरे में इस कातिल के सबसे ज्यादा फुटप्रिंट्स मिले थे। इसके बाद कातिल ने सबको मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जो खुद इसी घर से उसने लिया था। तो इस हत्यारे का दूसरा शिकार मिकियो मियाजावा बने, जो उस वक्त शायद पहले फ्लोर पर कुछ काम कर रहे थे। मिकियो की थाइज, दोनों हाथ और छाती पर बुरी तरह से वार किया गया था। आखिर में इस कातिल ने माँ बेटी यानी यासुको और नीना को शिकार बनाया। बताया गया कि दोनों भी उस वक्त सो ही रही थीं जब कातिल ने उन पर हमला किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसने दोनों के चेहरे और गर्दन पर हमला किया था, लेकिन चाकू के टूट जाने के कारण वो घर के किचन में दोबारा गया और दूसरा चाकू लेकर आया। बताया जाता है कि इस दौरान शायद माँ बेटी ने भागने की कोशिश की होगी, लेकिन कातिल ने उन्हें पकड़ लिया और फिर मार डाला। ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि आखिर में घर की छोटी बेटी 8 साल की नीना मारी गई थी। इस कहानी का कातिल अगर आपको अब तक सनकी नहीं लग रहा है, खूंखार या पागल नहीं लग रहा है, तो अभी इसके सनकपन की आधी ही कहानी आपने सुनी है। दरअसल ये सब कुछ करने के बाद, यानी 4 लोगों को इतनी बुरे तरीके से मार डालने के बाद इस कातिल ने किचन में फ्रिज से निकालकर आइसक्रीम खाई। फिर थोड़ी देर बाद अपने लिए बार्ली टी बनाई। ये कातिल जिस वक्त अपने लिए खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था तो उसी टाइम उसे एक बैंडेड दिखा जिसे उसे अपने हाथ में लगा लिया, जो हमला करते हुए शायद कट गया था। आइसक्रीम और चाय के बाद ये शख्स इस घर में घूमता रहा, वो घर जो खून से सना था, जहां 4 लाशें पड़ी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बाद इस कातिल ने पहले फ्लोर से मियाजावा परिवार के कई डॉक्यूमेंट्स निकाले और उन्हें बाथटब में डाल दिया। इसके अलावा यासुको के 2 हैंडबैग, मिकियो का वॉलेट, घर की चाबियां और कई बाकी डॉक्यूमेंट्स भी उसने वॉशरूम में फेंक दिए। इसके बाद बताया जाता है कि वो नहाया भी और उसने अपने शरीर पर लगे धब्बों को तौलिए से साफ किया। फिर रात करीब 1:10 पर उसने मिकियो का कंप्यूटर यूज किया और एक नया फोल्डर बनाया। यानी एक बात साफ थी कि रात 1:10 तक ये कातिल उसी घर में था। तो पुलिस के सामने केस था और ढेर सारे सबूत थे। पुलिस अब जांच में जुटती है, लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस फिर से आकर वहीं खड़ी हो जाती है जहां से इस केस की जांच होनी शुरू हुई थी। पुलिस पहले तो यही पता नहीं लगा पाती है कि कातिल आखिर कहां से घर में घुसा था। पहले तक कहा गया कि शायद वो किसी खिड़की के रास्ते घुसा होगा, लेकिन इसे लेकर सबूत ही नहीं मिले। फिर बात आई कि हो सकता है कि ये शख्स परिवार का कोई जानकार रहा हो जिसे इतनी रात गए भी घर में आने दिया गया हो, लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी सही से कोई सुराग नहीं मिला। अपराधी का खून जो क्राइम सीन पर मिला था उसे चेक किया गया तो ये ब्लड ग्रुप ए था। 5 मिलियन से ज्यादा लोग इस ग्रुप के निकले। फिर डीएनए जो मिला था उसका भी टेस्ट हुआ, लेकिन वहां भी पुलिस के हाथ खाली रहे। हालांकि 2005 में डीएनए टेस्टिंग के जरिए ही एक दिलचस्प बात सामने आई कि अपराधी की मां पॉसिबली दक्षिणी यूरोप यानी सदर्न यूरोप से हो सकती है और उसके पिता ईस्ट एशिया के रहने वाले हो सकते हैं, यानी जापानी, कोरियाई और चीनी कोई भी हो सकते हैं। ये बात सामने आने के बाद जापान की पुलिस ने साउथ कोरिया से मदद मांगी थी
लेकिन साउथ कोरिया ने इस केस को लेकर किसी भी तरह से मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तो पुलिस के सामने जितने फैक्ट्स आते जा रहे थे, जितने सबूत आते जा रहे थे, वो केस को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाते जा रहे थे। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की गई, लेकिन कोई खास सफलता यहाँ भी नहीं मिली। यहाँ तक कि क्राइम सीन पर हत्यारे के जूतों के निशान काफी अलग तरह के थे। ये एक ऐसा साइज था जिसे जूते बनाने वाली कंपनी केवल साउथ कोरिया में बेचती थी। ये दूसरी बार था जब इस केस में साउथ कोरिया के तार इस केस से जुड़ रहे थे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि साउथ कोरिया पहले ही मदद देने से इनकार कर चुका था। इसके बाद जो सामान पुलिस को मौकाए वारदात से मिला था, यानी कातिल के कपड़ों से लेकर बैग, जैकेट, हैट, सब कुछ, इनके जरिए कातिल का एक हुलिया तैयार करने की कोशिश की गई, जिसे पूरे जापान में दिखाया गया, लेकिन वहां से भी कोई मदद, कोई लीड नहीं मिली। हैरत की बात यह भी थी कि किसी भी शख्स ने ना तो इस कातिल को घर में घुसते हुए देखा था और ना ही घर से निकलने के बाद। जांच के दौरान कुल 2 गवाह इस केस में सामने आई थी, लेकिन दोनों के ही बयान पुलिस ने खारिज कर दिए थे क्योंकि दोनों के बयानों में एक भी बार कातिल के हुलिये जैसा कोई जिक्र ही नहीं था। इन सब के साथ साथ पुलिस इन हत्याओं का मोटिव भी तलाशने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या वजह रही होगी कि किसी ने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। पहला मोटिव चोरी डकैती हो सकता था। पुलिस को शुरुआत में पता चला कि इस कातिल ने घर से 150,000 येन चुराए थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं थी जिसके लिए वो पूरे परिवार को मार डाले। और तो और घर में कई हजार येन और पड़े थे। जिस कातिल ने कत्ल करने के बाद घर में खाना खाया, नहाया, तो क्या उसके पास तसल्ली से घर में पैसे तलाशने का टाइम नहीं रहा होगा? अगर वो वाकई केवल पैसों के लिए आया था तो भला कातिल बाकी पैसे और घर में रखा बाकी कीमती सामान कैसे नहीं ले गया? और महज चोरी करने से आया शख्स इतनी बुरे तरीके से सभी को क्यों ही मारेगा? दूसरा मोटिव था दुश्मनी या बदला। रेई जो सबसे छोटा था, उसके अलावा सभी को इस कातिल ने बेरहमी से मारा था, खासकर नीना और यासुका को। तो क्या हो सकता है कि इन दोनों या मिकियो से उसकी किसी तरह की दुश्मनी रही हो और कत्ल कर उसने अपना बदला पूरा किया हो? रिवेंज यानी बदले को ही पॉसिबल मोटिव बताते हुए जापानीज पुलिस ने शुरुआत में एक थ्योरी दी थी। दरअसल मियाजावास परिवार जहां रहा करता था उसके ठीक पीछे एक पार्क था और यहाँ स्केटर्स आया करते थे। वो स्केटिंग करते, खेलते और कभी कभी हल्ला करते थे। इसी हल्ले के कारण मिकियो की कई बार इन स्केटर से लड़ाई भी हुई थी, लेकिन पुलिस की ये थ्योरी भी प्रूफ करने के लिए ठीक नहीं थी। यानी पुलिस के पास कभी उतने सबूत ही नहीं आ पाए कि स्केटर्स पर सारा शक चला जाए। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मकसद चाहे जो रहा हो, कातिल ने जानबूझकर क्राइम सीन पर हर एक चीज छोड़ी थी जिससे पुलिस को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया जा सके। हो सकता है कि जो 2 मोटिव बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं, असल में सच्चाई इससे कोसों दूर हो। दुनिया भर में मियाजावा परिवार के कत्ल के पीछे कई कारण बताए गए, कई थ्योरी सामने आई, लेकिन जापान की ही अगर बात करें तो यहाँ के ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये जो भी शख्स था कोई कोरियन ही था, यानी ये जापान का तो बिल्कुल नहीं था। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कातिल मेंटली इल रहा होगा, यानी उसे कोई मानसिक परेशानी रही होगी और यही वजह है कि उसने इतना वायलेंट क्राइम कमिट किया। ये मामला इतना बड़ा और भयानक था कि शुरू से ही इस केस में एक साथ बहुत बड़ी पुलिस फोर्स काम कर रही थी। बताया जाता है कि साल 2000 यानी जब ये वारदात हुई तब से लेकर अब तक करीब 2,80,000 पुलिस ऑफिसर्स इस केस पर काम कर चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के काम करने के बावजूद ये केस आज तक एक रहस्य, एक पहेली बना हुआ है। पुलिस ने इस केस में कातिल के बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले के लिए इनाम तक की घोषणा की हुई है। ये इनाम 20 मिलियन येन है और ये केस आज भी ओपन है। तो मियाजावा परिवार को न्याय कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है। डीएनए और साइंटिफिक तरीकों से नए सिरे से सारे सबूतों की जांच हो रही है, लेकिन ये रास्ता शायद अभी काफी लंबा है।
लेकिन न्याय की उम्मीद आज भी जिंदा है। तो आप इस केस को लेकर क्या कहेंगे और आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कुछ कहती है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।